हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 48 है ऑफ चैप्टर 9। इस लेक्चर में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे फ्रॉम एच सी वर्मा, विच इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और ये इस डायरेक्शन में थ्योरेटिकल लेक्चर नंबर 3 है। हमने थ्योरेटिकल लेक्चर नंबर 1 एंड 2 पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है। इसके बाद एक और थियोरेटिकल लेक्चर आएगा गाइस, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इस लेक्चर में लेने वाला हूँ वो है लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में क्या है, तो ये पहले भी हम जानते हैं पहले से ही कि लीनियर मोमेंटम इज़ नथिंग बट P इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। दिस इज बेसिकली अ वेक्टर। जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ अ वेक्टर एंड उसको हम लिखते हैं मास of that particle multiplied by velocity of a particle, that is basically the momentum of a particle, linear momentum of a particle। तो अगर इस चीज़ को ही मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखना चाहूँगा, सपोज आई वांट टू राइट इट फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सपोज करो कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सपोज करो पहले की वेलोसिटी v1 है, मास m1 है, दूसरे की मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, एंड सो ऑन। लास्ट वाले की मास mn है एंड वेलोसिटी इज़ vn। ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम लिखोगे इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो p वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, m1 v1 वेक्टर, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है ये, प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू mn vn वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूँ, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट, समेशन फॉर्म में लिखूँ तो i इज़ इक्वल टू 1 to n तक जाएगा ये, और यहाँ पे mi vi वेक्टर लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ से मैं क्या डिड्यूस करना चाह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं बल्कि मैं इसको अगर और भी कैलकुलस के फॉर्म में लिखूँ तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन dt सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n, और इसको लिख सकता हूँ mi ri वेक्टर। ri क्या है, बेसिकली वो पोजीशन वेक्टर है। तो उसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। कोऑर्डिनेट चूज़ करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अबाउट अ पॉइंट, और उस ओरिजिन से फिर आपको हर एक की कोऑर्डिनेट्स बतानी है कि कितनी कितनी है, और वही बेसिकली आर आई वेक्टर है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये बेसिकली मैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की ओर इशारा कर रहा हूँ। दिस इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। सिर्फ नीचे सिग्मा एम आई नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास हम जब निकालते हैं तो क्या होता है, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई, ऐसा होता है। एंड दिस इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ मास। आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज़ व्हाट RCM, एंड दिस इज़ नथिंग बट टोटल मास। ये टोटल मास होता है। तो यहाँ पे टोटल मास डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब इसको मैं इधर लेकर चला गया हूँ तो इधर कैपिटल M हो गया लाइक दिस। तो MRCM है बेसिकली, RCM वेक्टर लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा MI RI वेक्टर। तो ये क्या है, मैं इसको क्या बोल दिया अभी, दिस इज़ नथिंग बट d dt ऑफ, दिस इज़ d ऑफ MRCM वेक्टर, इसको मैं बोला। और अभी देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, m इज़ कांस्टेंट, जो मास है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ये d अपॉन dt क्या हो जाएगा, जस्ट RCM वेक्टर हो जाएगा। RCM इज़ व्हाट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो दिस विल नथिंग बट MVCM वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे r को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी होगा। तो वो वेलोसिटी किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो पोजिशन था वो सेंटर ऑफ मास का था और मास मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इज़ MV वेक्टर CM। तो यहाँ से क्या हमें मिला कि P वेक्टर है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है, दैट इज़ नथिंग बट MVCM। मतलब जो मोमेंटम आपको अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पूछी जाए तो आप क्या करोगे, उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास जो उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी वेक्टर, और उसको उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मास के समेशन के साथ, मतलब सारा मास आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बिकम दी लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे। अभी इसके अलावा मैं अगर दूसरी चीज़ बात करूँ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में, तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत पता है दैट F वेक्टर इज़ व्हाट, जो फोर्स है दैट इज़ नथिंग बट dP वेक्टर अपॉन dt। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है पहले ही। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर F एक्सटर्नल 0 होगा, सपोज करो दिस इज 0, देन dP वेक्टर अपॉन dt विल बी नथिंग बट 0। ये 0 होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 0। इट मीन्स व्हाट, दैट लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 है, तो
जो उस सिस्टम की लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये एक्सटर्नल फोर्स वाली बात हमने पिछले लेक्चर्स में भी करी है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट इफ एफ एक्सटर्नल विल बी जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो हो जा रहा था जब एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा था अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे या एक पार्टिकल पे, ऐसा कुछ, तो वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जा रही थी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जा रहा था, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जा रहा था। तो ये एक ही बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और हमारे पास मास है, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो आप इसकी प्रोडक्ट को अगर देखोगे तो दैट विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा कब? जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो हम दो तरीके से देख लिए, एक तो पिछले लेक्चर्स में बताया था उसके तहत भी हमने देखा, और एक न्यूटन सेकंड लॉ के तहत भी देख लिया कि जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डीपी वेक्टर अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली जीरो एंड दैट्स व्हाई p वेक्टर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर इसकी एग्जाम्पल देखोगे तो सबसे पहले जैसा एच सी वर्मा सर ने कंसिडर किया एग्जाम्पल, मैं उन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सपोज करो एक पार्टिकल है हमारे पास जिसकी मास कैपिटल M है और इसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं हम कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज सपोज करो v इन दिस डायरेक्शन, v इस डायरेक्शन में है एंड दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो जब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सपोज करो दिस इज x डायरेक्शन में v है और इसकी मास m है, तो बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं है तो थ्रू आउट द टाइम इसकी जो मोमेंटम है दैट विल बी m इंटू वी। ये मोमेंटम हमेशा इसकी m इंटू वी ही रहने वाली है, जो इनिशियल मोमेंटम है वही सेम ये कंजर्व करता हुआ चलेगा क्योंकि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी सेकेंड एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि एक हमारे पास न्यूक्लियस है, सपोज करो इस न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है और ये न्यूक्लियस बेसिकली एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है ऑफ स्मॉल मास m, ऐसा है। और क्यों एमिट करता है बेसिकली कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी नहीं, बेसिकली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही है, उसके इंटरेक्शन के कारण अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट करता है कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो हमने माना है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी मास बेसिकली स्मॉल m है, ऐसा। तो इनिशियली मैंने क्या माना है कि ये जो न्यूक्लियस है जिसमें अभी कोई भी अल्फा पार्टिकल एमिट नहीं किया है, तो उसका जो मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो जीरो है। बाद में क्या किया, इसने एमिट किया एक अल्फा पार्टिकल बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। तो वो एमिट करने के बाद क्या हुआ, जो स्मॉल मास m है उसकी वेलोसिटी u हो गई, ऐसा है। ऐसा मतलब गिवन सिचुएशन है हमारे पास। तो जब इसकी वेलोसिटी स्मॉल u हुई और जो अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किया है इस न्यूक्लियस ने, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं किया है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस का ही पार्ट है, तो वो कम्प्लीटली इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज इन्वॉल्व है इस अल्फा पार्टिकल के एमिशन के पीछे। तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेज हैं हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगेन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये यू वेलोसिटी से उधर जा रहा है, तो अभी तो क्या हुआ कि इसकी देखो अभी नेट मोमेंटम हो गई। इनिशियली मोमेंटम क्या थी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ये जीरो था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बस। बट बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी हो गई स्मॉल m इंटू स्मॉल u, ये हो गई। तो अभी ऐसा तो होगा नहीं, देखो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, फिर इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम कुछ आ गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को रिकॉयल करना पड़ेगा। न्यूक्लियस नीड्स टू रिकॉयल, यहाँ पे न्यूक्लियस को रिकॉयल करना पड़ेगा बिकॉज टू कंजर्व इट्स मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण उसको रिकॉयल करना पड़ेगा थोड़ा। तो सपोज करो विद वेलोसिटी v रिकॉयल किया इसने पीछे, तो यहाँ पे इसकी अभी क्या हो गई मोमेंटम, इसकी मोमेंटम हो गई पीछे अगर देखोगे तो माइनस m इंटू वी। वे बैक साइड वेलोसिटी है तो इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, फ्रंट साइड को, राइट हैंड साइड को मैं प्लस ले रहा हूँ। तो प्लस m इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। अभी ये होगा मोमेंटम कंजर्व, यहाँ पे भी जीरो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल v निकालोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m इंटू वी इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू स्मॉल यू। तो यहाँ से v निकालोगे दैट विल बी एम यू अपॉन कैपिटल M, दैट विल बी बेसिकली v। बट ये v किधर होगा, ये v लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि वो रिकॉयल कर रहा है, जो न्यूक्लियस है वो रिकॉयल कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिशन। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैं बताना चाहता था। अभी लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हमने अच्छे से जान लिया। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसको अप्लाई और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं।
बट थियोरेटिकली कंसिडरेशंस यहाँ तक ही मैं करता हूँ, इसके बाद अब क्वेश्चंस पे देखी जाएगी। अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ रॉकेट प्रपल्शन। तो ये रॉकेट प्रपल्शन के बारे में चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रॉकेट हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, वो एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है, एक सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो रॉकेट क्या करता है, जो उसके पास फ्यूल है वो बर्न करता है, उसको जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है रॉकेट का। और ये फ्यूल बर्न होने के बाद क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसके पीछे के साइड जो नोजल होती है उस नोजल से ये फ्यूल ऐसे निकलता है और तब जाके ये रॉकेट आगे एक्सेलरेट करती है। तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप बोल सकते हो कि जो रॉकेट के पास फ्यूल होता है वो बर्न होती है, तो हॉट गैस जो होता है वो रिलीज होता है पीछे की तरफ से रॉकेट के, और वो नोजल बेसिकली होता है पीछे जिसके थ्रू एग्जैक्टली वो गैस बाहर निकलती है। और क्योंकि ये गैस बाहर निकल रही है पीछे एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो ये रॉकेट को आगे की तरफ पुश करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक सिंपल सा फंडा है जिसके तहत रॉकेट मूव करती है। अभी चलो इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ अजम्पशन करते हैं। सबसे पहले इनिशियली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो फ्यूल प्लस ऑफ रॉकेट है इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो ये सिस्टम है हमारे पास उसका मास मैं कैपिटल M लेता हूँ। यहाँ से एक चीज़ और मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही ये रॉकेट चलना स्टार्ट हुई उसके बाद वो पीछे जो गैस इजेक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ जो गैस इजेक्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी मैं u मान रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट जो गैस इजेक्ट कर रहा है वो रॉकेट, उसकी वेलोसिटी u है, ये मैं मान रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्या मान रहा हूँ कि जो गैस इजेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, ये मैं मानते हुए चल रहा हूँ। द गैस इजेक्शन, वो जो गैस इजेक्ट कर रहा है जिसकी मैं बोला कि स्मॉल वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो इजेक्शन एक्चुअली कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं। और उसको अगर मैं लिखूँ मैथमेटिकली तो दैट विल बी माइनस ऑफ dm/dt लिख सकता हूँ मैं इसको। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो दिस इज बेसिकली द डिक्रीज इन मास। जैसे ही गैस इजेक्ट करेगा रॉकेट तो जो रॉकेट प्लस फ्यूल का जो मास है वो डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज इन मास है, दिस इज नेगेटिव। और टाइम क्या है, टाइम बढ़ रहा है, दिस इज पॉजिटिव। तो ऊपर वाला टर्म नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो दिस होल टर्म्स बिकम्स नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ। आर इज बेसिकली ए कांस्टेंट। ऐसा मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि जो गैस इजेक्शन हो रहा है रॉकेट के थ्रू वो एक कांस्टेंट फिनोमिना है, ऐसा मैं मानते हुए चल रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ें मैंने मानी है। सबसे पहले फ्यूल प्लस रॉकेट का इनिशियल मास जो है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे दैट इज m, और u बेसिकली इजेक्शन वेलोसिटी है, गैस जिस वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही है रॉकेट से, एंड दैट इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और तीसरा ये कांस्टेंट रेट जिससे गैस इजेक्ट हो रही है रॉकेट से, दैट इज नेगेटिव ऑफ dm/dt टू मेक दिस आर एज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। फ्यूल प्लस रॉकेट के मास को t इक्वल्स टू 0 पे m0 ले लेते हैं हम यहाँ पे, m0। ओके, दिस इज बेसिकली m0, m नॉट में ले लिया इसको, नॉट m में क्या कंसिडर कर रहा हूँ, जो m मास होगा अभी फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम का वो मैं टाइम t पे कंसिडर कर रहा हूँ, t इक्वल्स टू t। अभी मान लो कि इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुई, अभी टाइम t बीत गई हमारे पास, तो टाइम t बीत गई तो ऑब्वियसली कुछ गैस इजेक्ट आउट हो गई होगी, तो कुछ फ्यूल एक्चुअली बर्न हो गया होगा तभी गैस इजेक्ट आउट हुई है। तो यानी कि फ्यूल प्लस रॉकेट की जो मास है अभी m नॉट नहीं, m नॉट से कुछ कम हुआ होगा। तो उस जो मास है अभी बेसिकली एट टाइम t इक्वल्स टू t पे फ्यूल प्लस रॉकेट का, उसको मैंने कैपिटल M लिया। बट ये कैपिटल M होगा कितना, तो कैपिटल M को आप ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियल मास हमारे पास m नॉट था और जिस कांस्टेंट रेट से गैस इजेक्ट हो रहा था वो हमें पहले से पता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ dm/dt। तो उसको मैं डायरेक्ट माइनस ऑफ RT ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो कैसे लिखा मैं, कुछ एक मास इजेक्ट हुआ, उसका रेट हमें पता है, dm/dt हमें पता है, तो उस रेट को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल गया एट टाइम t बेसिकली मास कितना हुआ। तो ये रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं m नॉट माइनस ऑफ RT क्यों लिखा हूँ। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको दिस इज कॉन्स्टेंट, जिस रेट से एक्चुअली गैस इजेक्ट हो रहा है। गैस इजेक्ट हो रहा है मतलब फ्यूल जिस रेट से कम हो रहा है, मतलब फ्यूल प्लस रॉकेट का मास जिस रेट से कम हो रहा है, इनडायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो R एक्चुअली में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए अभी जो m है वो m नॉट से कम है, बिकॉज R इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप डाउट में मत आना कि यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया तो m नॉट प्लस ऑफ RT हो गया। तो ऐसा मत डाउट में आना, क्योंकि R जो है नेगेटिव साइन लगा के उसको पॉजिटिव किया गया है, तो अभी पॉजिटिव चीज़ को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं m नॉट से, दैट्स वाई दिस कैपिटल M इज बेसिकली लेसर देन m नॉट। तो अगर मैं यहाँ से टाइम t पे एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पे मोमेंटम लिखूँ इस फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम का, तो क्या लिख सकता हूँ, तो दैट विल बी नथिंग बट m इंटू वी। और ये v मैं क्या मान रहा हूँ, दिस v इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल्स टू t।
एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे जो फ्यूल प्लस रॉकेट का वेलोसिटी है उसको मैं v मानते हुए चल रहा हूँ। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू वी, और कैपिटल M कितना है हमारे पास, m0 माइनस ऑफ RT है। सो दैट मल्टीप्लाइड बाई v इज बेसिकली व्हाट, द लीनियर मोमेंटम ऑफ फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी। तो अभी यहाँ से मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि टाइम t पे जब हम थे, तो अभी सपोज करो कि हम टाइम t प्लस डेल्टा t पे चले गए। सोचो कि थोड़ा सा टाइम हम आगे गए, तो वो थोड़ा सा टाइम आगे जाने के बाद क्या होगा कि जो रॉकेट होगा वो थोड़ा सा और गैस पीछे रिलीज़ करेगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा गैस रिलीज़ किया तो ये जो फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम है उसका और मास थोड़ा सा कम होगा और वो थोड़ा और एक्सेलरेट करेगा आगे की ओर। तो टाइम डेल्टा टी पे, एक्चुअली डेल्टा टी टाइम इंटरवल है वो जिस पे ये फिनोमेना हो रहा है, तो उस टाइम इंटरवल पे अगर आप निकालो कि कितना मास एक्चुअली इजेक्ट आउट हुआ है, डेल्टा एम निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, तो मैं बता चुका हूँ दैट विल बी नथिंग बट आर डेल्टा टी। आर क्या है, वो रेट है जिससे मास इजेक्ट हो रहा है, गैस इजेक्ट हो रहा है मतलब क्या, फ्यूल का मास इजेक्ट हो रहा है। सो दैट इज आर डेल्टा टी। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम को, जितना मास एक्चुअली में कम हुआ है। मास किसके कारण कम हुआ है, फ्यूल के इजेक्शन के कारण कम हुआ है, गैस के इजेक्शन के कारण कम हुआ है, बट वो गैस किससे निकल रहा है, बेसिकली फ्यूल से निकल रहा है, फ्यूल बर्न हो रही है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, एंड दैट्स वाई मास डिक्रीज हो रही है फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम की। तो उस डिक्रीमेंट इन मास को मैं लिखा हूँ आर डेल्टा टी, और इस डिक्रीमेंट इन मास के कारण जो वेलोसिटी रॉकेट की वी थी एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, वो अब क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा जो फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम का है। तो मास कम हो गया इतना, वेलोसिटी बढ़ गया इतना, और जो ये वेलोसिटी मैंने बताया था स्मॉल यू जिससे गैस इजेक्ट हो रहा है, एंड दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट था हमारे पास, ये मैंने क्लेरिफाई किया था पहले एजम्पशन के दौरान। तो इसको अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो, मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको ग्राउंड पूछा जाए, जब आपको वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट पता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ है जो हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुका है रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर होगे तो आप पीछे लेक्चर जाके एक बार फिर से देख लेना। तो हमें ये वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितना है, बैक की डायरेक्शन में u है, बैक मतलब पीछे की तरफ थ्रो हो रहा है, तो दैट इज माइनस यू, प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, दैट इज प्लस वी। सो दिस इज नथिंग बट v माइनस यू, और ये v माइनस यू कौन से डायरेक्शन में है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज नथिंग बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गया हमारे पास। तो अभी मैंने इसको क्यों निकाला है, वाई इज इट नेसेसरी, वेल आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि मैं ये सारी चीज़ें लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए कर रहा हूँ। देखो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m एट टाइम t प्लस डेल्टा t। इस टाइम पे मैं t प्लस डेल्टा t पे मास m की लीनियर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने ये सब चीज़ें बताया आपको। तो इसकी अगर लीनियर मोमेंटम आप लिखो एट टाइम t प्लस डेल्टा t पे, तो क्या होगा, सबसे पहले जो सिस्टम का मास है वो डेल्टा m डिक्रीज हुआ, और जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v बढ़ा, मतलब डेल्टा v बढ़ा और मास डिक्रीज हुआ, प्लस जो मास एक्चुअली डिक्रीज हुआ डेल्टा m, उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, उसकी वेलोसिटी ये v माइनस यू ही जो मैंने निकाला यहाँ पे। और ये किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली जो अभी का मोमेंटम है ये m इंटू वी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है, बिकॉज वाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारे इंटरनल है टू द सिस्टम ऑफ फ्यूल प्लस रॉकेट। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी, ये सब को मैंने नेग्लेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऐसा करके मैं चल रहा हूँ। तो इसलिए जो टाइम t पे मोमेंटम था कैपिटल M इंटू वी, वही टाइम t प्लस डेल्टा t पे भी मोमेंटम होगा, बट उसको लिखने का भी तरीका ऐसा हो गया क्योंकि कुछ गैस इजेक्ट हुई है तो उसकी कुछ एक वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को मैंने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे, और उसको मल्टीप्लाई किया जितना मास इजेक्ट हुआ गैस का उससे, और फिर हमारे पास m माइनस डेल्टा m, और जो वेलोसिटी बढ़ी रॉकेट की वो बिकॉज ऑफ दैट इजेक्शन। तो अभी इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे तो दैट विल बी m माइनस ऑफ डेल्टा m इंटू एक ये डेल्टा v हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या होगा एम वी माइनस ऑफ डेल्टा एम वी। सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट इससे, उसके बाद v को एक एक से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल्टा एम वी माइनस ऑफ डेल्टा एम यू इज इक्वल्स टू एम वी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अभी ये एम वी और इधर एम वी जो राइट हैंड साइड में दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा एम वी ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, m माइनस ऑफ डेल्टा m इंटू डेल्टा v दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई u, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा v को निकालोगे तो वो क्या होगा,
दैट विल बी डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई यू अपॉन एम माइनस डेल्टा एम आएगा अपने पास, दिस वन। और अभी आप डेल्टा टी से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लाइक दिस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एंड मल्टीप्लाइड बाय यू अपॉन एम माइनस ऑफ डेल्टा एम, ये आ गया अपने पास दिस वन। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, डेल्टा टी से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो आपको समझना चाहिए अभी कहीं ना कहीं मैं इसको एक्सेलरेशन से रिलेट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना है कि रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो कंटिन्यूअसली कैसे एक्सेलरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ गैस इजेक्शन के फिनोमिना के कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत कैसे उसकी एक्सेलरेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ती है वो बढ़ती ही रहती है एक्सेलरेशन, वो दिखाना चाहता हूँ मैं। इसलिए अल्टीमेटली इसको मैं क्या किया, एक्सेलरेशन के टर्म्स में लाया। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, एक्सेलरेशन बेसिकली। तो ये डेल्टा एम बेसिकली क्या है, डेल्टा एम इज बेसिकली एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, इतना मास हमारे पास डिक्रीज हुआ है, दैट इज अपॉन डेल्टा टी। तो दिस टर्म इज नथिंग बट आर, ये टर्म सीधा हमारे पास आर हो गया, वो जो मैंने इनिशियली एज्यूम किया था कांस्टेंट रेट ऑफ इजेक्शन, तो ये कंप्लीटली हमारे पास आर हो गया। और सिमिलरली इस रिलेशन से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी जो अपने पास आर हो गया है, तो डेल्टा एम अपने पास यहाँ से कितना आया, दैट इज नथिंग बट आर डेल्टा टी। तो इस डेल्टा एम को आप डायरेक्टली आर डेल्टा टी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं आर यू लिख देता हूँ अपॉन एम माइनस ऑफ आर डेल्टा टी। ये अपने पास क्या आया, ये अपने पास आया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी इज व्हाट, रॉकेट की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी इज टाइम। अब यहाँ से आप जैसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करोगे, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बारे में अगर आप बात करोगे, जो मैं इनिशियली बोल रहा था इन्फिनिटेसिमल, सो इन्फिनिटेसिमल अब हम जा रहे हैं, अब हम अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटेसिमल। पहले हमने एक फाइनाइट टाइम लिया था डेल्टा टी, अभी उस डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटेसिमल हो रहा है। तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम जब आप लोगे तो वहाँ पे अगर आप लिमिट निकालोगे तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, और ये जो डेल्टा टी यहाँ से है ये सीधा जीरो हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, दैट विल बी आर यू अपॉन कैपिटल एम, ये आ पाएगा अपने पास। और कैपिटल एम हमें पहले से पता है क्या है, दैट इज एम नॉट माइनस ऑफ आर टी, दिस इज बेसिकली कैपिटल एम। तो यहाँ से हमारे पास डी वी बाई डी टी क्या आ गया, डी वी बाई डी टी ये आ गया आर यू अपॉन एम नॉट माइनस ऑफ आर टी। तो यहाँ से भी आपको एक तरीके से दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वाला टर्म जो है वो बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो ये टोटल जो ओवरऑल टर्म है दैट विल इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन बेसिकली इंक्रीज होगा। बट अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी देखते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरत सी हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल कर आएगी, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा जो मैं बता रहा हूँ वो। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर किए, जैसे ग्रेविटी और बाकी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ से सपोज करो कि t इज इक्वल्स टू जीरो पे जो वेलोसिटी थी अपनी रॉकेट की वो जीरो है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रॉकेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब थ्रू आउट द मोशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और ये इनिशियल कंडीशन है हमारे पास। तो इसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे डी वी इज इक्वल्स टू आर यू अपॉन एम नॉट माइनस ऑफ आर टी, ऐसा जाएगा डी टी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t वेलोसिटी इज v, ऐसा कंसिडर करते हुए चलोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर यू माइनस 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एल एन एम नॉट माइनस ऑफ आर टी अपॉन एम नॉट, ये अपने पास आएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बहुत ही सिंपल है, एल एन में इंटीग्रेशन होगा इसका, आप देख लेना इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको एक बार हो सकता है रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े अगर आप इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किए हो तो। बट मेरे हिसाब से अभी हम काफ़ी आगे चैप्टर पे, दिस इज़ चैप्टर नंबर 9, तो आपकी इंटीग्रेशन यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी होगी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या मुझसे कांटेक्ट कर लेना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आपको बता दूंगा कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन। सो यहाँ से ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, और जो v आया फाइनली अपने पास, दैट इज़ व्हाट, u एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस ऑफ आर टी आया, ये अपने पास फाइनल रिलेशनशिप आया। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी होगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो ये बेसिकली ओवरऑल टर्म जो है ये बढ़ेगा। तो जो वेलोसिटी है वो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब क्योंकि गैस इजेक्ट हो रहा है पीछे, और वो इजेक्शन के कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, जिसके कारण वो आगे की ओर फेंक रहा है रॉकेट को, जिसमें अभी भी फ्यूल है, तो उसके कारण जो वेलोसिटी है उसकी इंक्रीमेंट ऐसे हो रही है। और यही पूरा एक फंडा है बेसिकली रॉकेट प्रपल्शन के पीछे। तो उसको हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया। फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा इसको और भी अच्छे तरीके से। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी ये कोलिजन देखते हैं हम। तो कोलिजन देखने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एच.सी. वर्मा सर ने भी किया है। एग्जांपल में क्या है, दो ब्लॉक है, एक रियर ब्लॉक है, से दिस इज बेसिकली ब्लॉक ए जो कि रियर है, और एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है,
और एक दूसरा ब्लॉक है से B उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उससे बेसिकली एक स्प्रिंग अटैच्ड है लाइक दिस। तो B ब्लॉक से ये स्प्रिंग फिक्स्ड है, मतलब अटैच्ड है यहाँ पे, बट A से ये अटैच्ड नहीं है। और इनिशियल कंडीशन क्या ली गई है बेसिकली कि जो A है वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और जो B है वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, दोनों ही राइट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैं दिखाया हूँ उसी डायरेक्शन में दोनों ही वेलोसिटी v1 और v2 से रेस्पेक्टिवली A और B मूव कर रहे हैं। और ये लिया गया इनिशियली कि v1 जो है वो ज़्यादा है v2 से, मतलब जो रियर ब्लॉक है वो स्पीड में मूव कर रही है और जो फ्रंट ब्लॉक है वो कम स्पीड में मूव कर रही है। तो अभी यहाँ पे हम इस पूरे मोशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, तब आपको ये कोलिजन की चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो A ब्लॉक है वो किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, B ब्लॉक किसी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, बट जो पीछे वाली है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जो पीछे वाली वेलोसिटी ज़्यादा है उसके कारण क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्प्रिंग रियर एंड और ये जो ब्लॉक है उसके बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा। ऐसे A अप्रोच करेगा इस रियर एंड को, ये धीरे धीरे आगे आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे A जो है वो कम्प्लीटली ये रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग को ऐसे टच कर देगा और उस टाइम को मैं T1 लेता हूँ। सबसे पहला टाइम जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ T1। ये T1 कौन सा टाइम है जहाँ पे A ब्लॉक है वो रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग को टच कर दिया है, ये रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग को टच कर दिया जो A ब्लॉक है। अभी ये टच करने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग को ब्लॉक टच कर दिया मतलब दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो दोनों की स्पीड अब एक हो जाएगी और v1 स्पीड से चला था ये A ब्लॉक और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आते हुए भी इसकी अभी भी वेलोसिटी v1 ही है, v1 से कम नहीं हुई है वेलोसिटी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं भी लॉस नहीं कर रहा वो वेलोसिटी को। और हॉरिजॉन्टल है पूरी चीज़ें, तो हम ग्रेविटेशन को कंसिडर नहीं करेंगे इस पूरे ही मोशन के दौरान। तो सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग की भी अभी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई या टाइम t1 पे जब वो उसके कॉन्टेक्ट में आ गया। अभी भी क्या है, वेलोसिटी v1 ज़्यादा है, वेलोसिटी v2 कम है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी v1 ज़्यादा है तो यहाँ पर आके वो रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई भी उसको फोर्स रेजिस्ट नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है उसको, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग अब कंप्रेशन में आएगी, ये स्प्रिंग कंप्रेशन में आएगी, ऐसा हो जाएगा। स्प्रिंग थोड़ा सा सबसे पहले कंप्रेस होगा, तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा तो क्या है, स्प्रिंग की हमें पता है पहले से फोर्सिंग बिहेवियर कि अगर दो ब्लॉक ऐसे अटैच है यहाँ पे और ये स्प्रिंग थोड़ा भी कंप्रेस हुआ है, एक्स लेंथ सपोज कंप्रेस हुआ है ये, तो ये A ब्लॉक है B ब्लॉक है, दोनों को ही फोर्स देगा वो, बट किधर फोर्स देगा, वो खुद अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा, ऐसे फोर्स देगा वो, ऐसे ओरिएंटेशन में फोर्स देगा। तो नेचुरल लेंथ में वो ऐसे आना चाहेगा और ऐसे आना चाहेगा, तो इधर भी kx देगा वो और इधर भी kx देगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, जब B पे फोर्स इधर राइट में लग रहा है और A पे फोर्स इधर ऐसे लेफ्ट में लग रहा है, बट A की वेलोसिटी ऐसे राइट में v1 है और B की वेलोसिटी ऐसे राइट में v2 है। तो देखो B की वेलोसिटी राइट में v2 है, राइट में ही फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली v2 जो है वो बढ़ेगा, बट v1 की वेलोसिटी राइट में बट फोर्स उस पर लेफ्ट पे लग रहा है, तो v1 की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी जैसे जैसे ये स्प्रिंग की कंप्रेशन बढ़ेगी। लेकिन अभी भी क्या, अभी भी वो उतने लेंथ तक गया नहीं है कि v1 छोटी हो गई v2 से। अभी v1 कुछ एक मान लो v हो गई हमारे पास, va मान लो, और v2 जो है वो vb हो गई, बट अभी भी va जो है vb से बड़ी है। थोड़ा सा जो कंप्रेशन हुआ है तो उससे अभी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ गया कि वेलोसिटी v1 वो कम हो गया v2 से, ऐसा नहीं है, अभी भी v1 ज़्यादा है। तो अभी भी v1 ज़्यादा है तो कुछ और कंप्रेस करेगा वो, और A पास में जाएगा, कंप्रेस करेगा तो फोर्स जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ये फोर्स और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी A ब्लॉक की वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी पहले से, और B की वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगी पहले से। तो ये ऐसा प्रोसेस चलेगा, बट कब तक चलेगा ऐसा बढ़ना घटना, ऐसा बढ़ना घटना एक पॉइंट अगर हम देखें, वैसे तो ये चलता ही रहेगा, बट ऐसे बढ़ते घटते जब v2 बढ़ेगा और v1 घटेगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे v1 और v2 इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू v, वेलोसिटी v हो जाएगी। और ऐसा कब होगा, देखो स्प्रिंग की कंप्रेशन कब तक चलती रहेगी, स्प्रिंग की कंप्रेशन तब तक चलती रहेगी जब तक A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और V की वेलोसिटी कम होगी, तब तक वो कंप्रेस करता रहेगा, जो A है वो कंप्रेस करता रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। बट जैसे ही A और B की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी वैसे कंप्रेशन रुक जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B इक्वल हो जाएगी, सपोज करो V के इक्वल हो गया, तभी तक बेसिकली उसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम कंप्रेशन में रहेगा ये स्प्रिंग, क्योंकि अगर A की वेलोसिटी ज़्यादा है अभी भी तो और भी कंप्रेस करेगा वो, B से अगर ज़्यादा है A की वेलोसिटी तो कंप्रेशन वहाँ तक ही होगा जहाँ तक दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए। जैसे ही दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा अपने पास, तो उस टाइम को मैं T1 प्लस डेल्टा टी लेता हूँ। T1 प्लस डेल्टा टी कौन सा टाइम है,
मैक्सिमम कंप्रेशन वाला टाइम है, स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गया तब। और ये मैक्सिमम कंप्रेशन तब हुआ जब वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल वी हो गया, तब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली। उसके बाद क्या होगा, अभी मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो अभी जो फोर्स है वो भी मैक्सिमम एक दूसरे पे लग रहा है, तो अभी तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। तो अब जो ए पे फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा बी की वेलोसिटी से। मतलब टाइम t1 प्लस डेल्टा टी के बाद क्या होगा कि जो va होगी वो बेसिकली कम हो जाएगी vb से। va की वेलोसिटी जो है, a की वेलोसिटी ब्लॉक की, वो कम हो जाएगी b की वेलोसिटी से, और b अब ज़्यादा तेज़ी से आगे ऐसे मूव करने लगेगा, बट a जो है वो धीरे धीरे ऐसे पीछे मूव करेगा, स्लो हो जाएगा वो। बट स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगाएगा क्योंकि स्प्रिंग अभी भी कंप्रेशन में, तो स्प्रिंग धीरे धीरे फोर्स लगाएगा और भी va को घटाएगा और भी vb को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे vb बढ़ेगा तो वो स्प्रिंग को अपने साथ लेकर जा रहा है b, और a क्या हो रहा है, वो स्लो होता जा रहा है बट स्प्रिंग से दूर होता जा रहा है क्योंकि स्प्रिंग आगे भागता जा रहा है, क्योंकि b आगे भागता जा रहा है, जो स्प्रिंग है वो b से फिक्स्ड है। तो ऐसा करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब va क्या होगा, अब रियर एंड पे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा कि स्प्रिंग से उसकी साथ बेसिकली अब छूटने वाली होगी, क्योंकि b की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, a की वेलोसिटी कम हो गई है। तो धीरे धीरे उस पॉइंट पे आएगा और उसके बाद क्या होगा, वो बिल्कुल स्प्रिंग का साथ छोड़ देगा और पीछे मूव करने लगेगा वो स्लोली। मैं यहाँ पे पीछे मूव करने लगेगा ये स्प्रिंग के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी पीछे हो गई, इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि a की वेलोसिटी स्लोली होने लगेगी, स्लो होने लगेगी। अभी a की वेलोसिटी क्या थी, जब मैक्सिमम स्प्रिंग था तो v थी, बट वो राइट के डायरेक्शन में ही थी। उसके बाद स्प्रिंग ने अभी भी फोर्स लगा रहा है, तो स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी राइट पे ही है बट v से कम हो गई है, जो v था उससे कम हो गई है बट राइट में ही है। तो धीरे धीरे वो राइट वाली वेलोसिटी ही कम हो रही है। वेलोसिटी राइट में ही है एक ही, बट वो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड वाइज कम होती जा रही है, और b की वेलोसिटी राइट में ही है बट वो मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रही है। इसलिए स्प्रिंग अभी खुल रहा है, स्प्रिंग खुल रहा है, तो खुलते खुलते वो एक टाइम ऐसा आएगा जो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा स्प्रिंग अपना, और उस टाइम को मैं t1 प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 ऐसा लेता हूँ। इसको मैं डेल्टा t1 ले लेता हूँ। तो इस टाइम पे मान लो कि स्प्रिंग वापस जो है वो नेचुरल लेंथ पे आ गया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया, बट जो वेलोसिटी a और b की है वो मैं अभी भी राइट में ही ले रहा हूँ कि a की वेलोसिटी भी राइट है, b की वेलोसिटी भी राइट हैंड साइड है, बट जो a की वेलोसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है b की वेलोसिटी से, ऐसा ये मान रहा हूँ मैं। तो नेचुरल लेंथ पे आ गया, अब स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाने वाला क्योंकि नेचुरल लेंथ है, अभी kx एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी kx एग्जिस्ट नहीं करेगा तो b की एक कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, a की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी। लेट अस सपोज करो कि a की जो वेलोसिटी है वो v1 डैश हो गई और b की वेलोसिटी v2 डैश हो गई। तो अभी ये वेलोसिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटीज़ हो जाएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों ब्लॉक्स पे, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गया, अभी सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। a हट जाएगा स्प्रिंग से क्योंकि वो स्लोअर मूव कर रहा है और b अभी फास्टर मूव कर रहा है, बट दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो b आगे चला जाएगा और a स्लोली मूव करेगा आगे की डायरेक्शन में, तो दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटीज अब प्रिवेल करेगी दोनों पे ही, v1 डैश एंड v2 डैश। तो ये ऐसे टोटल मोशन होगा जिसको मैं 3 टाइम इंटरवल्स पर डिवाइड किया हूँ। t1 जहाँ पे रेयर एंड ऑफ द स्प्रिंग पे आया वो a ब्लॉक, t1 प्लस डेल्टा t1 जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हुई, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई va और vb। उसके बाद t1 प्लस डेल्टा t2 जब नेचुरल लेंथ पे वापस आ गया दोनों ही ब्लॉक, और उसके बाद से कांस्टेंट वेलोसिटीज प्रिवेल कर गई दोनों के बीच में, a और b के बीच में। तो अभी इसको हम मैथमेटिकली और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, f एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली जीरो थ्रू आउट द मोशन। पूरे ही मोशन के दौरान एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो पूरे ही मोशन के दौरान एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब पूरे ही मोशन के दौरान मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है पूरे ही मोशन के दौरान। तो टाइम t1 पे अगर आप लीनियर मोमेंटम लिखोगे तो दैट विल बी व्हाट, m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 होगा हमारे पास। t1 प्लस डेल्टा t1 पे आप लिखोगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस ऑफ m2 v होगा, वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। और t1 प्लस डेल्टा t2 पे अगर आप लिखोगे लीनियर मोमेंटम तो वहाँ पे क्या होगा, m1 v1 डैश होगा प्लस ऑफ m2 v2 डैश होगा, ये होगा। और ये तीनों ही मोमेंटम इक्वल होगी, ये तीनों मोमेंटम p के बराबर होगा हमारे पास। इनफैक्ट आप इन टाइम इंटरवल्स के बीच में भी देखोगे, किसी भी टाइम इंटरवल्स के बीच में मोशन स्टार्ट होने के बाद तो हमेशा ही मोमेंटम p ही होगा, p के अलावा कुछ मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो थ्रू आउट द मोशन, पूरे ही मोशन के दौरान t1 टाइम के बाद, t1 प्लस डेल्टा t1 टाइम के बाद, t1 प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 टाइम के बाद, किसी भी टाइम इंटरवल के बाद या इन बिटवीन देखोगे तो मोमेंटम p ही रहेगा,
क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ही प्रिवेल करेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये बात एक समझने वाली थी। अभी वही हम एनर्जी के बारे में देखें, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है सिस्टम में, तो हम इजीली यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी को हम कंसिडर कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दैट इज हाफ kx²। इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए अगर मैं t1 टाइम पे लिखूँ तो t1 टाइम पे वेलोसिटी एक की v1 थी, एक की v2 थी, बट वहाँ स्प्रिंग अभी भी नेचुरल लेंथ में ही था, मतलब कुछ भी कंप्रेशन नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ m1v1² होगा प्लस हाफ m2v2² होगा। ये होगा t1 पे जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जीरो होगा क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। सिमिलरली t1 प्लस डेल्टा t1 अगर आप टाइम पे देखोगे तो वहाँ पे अभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है। दिस इज़ व्हाट मैक्सिमम कंप्रेशन, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू v²। ये तो सबसे पहला होगा, तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी मैंने प्लस कर दिया, m1v² प्लस m2v² प्लस हाफ के x max² होगा, जो x होगा यहाँ पे मैक्स होगा। तो ये t1 प्लस डेल्टा t1 पे आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिमिलरली अगर मैं t1 प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 पे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन नेचुरल लेंथ पे आ गई है हमारी स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास हाफ m1v1² होगा प्लस हाफ m2v2² होगा, ऐसा होगा। लेकिन अभी देखो, अगर मैं इस t1 टाइम और इस t1 प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 टाइम पे कंपैरिजन करूँ इन दोनों ही एनर्जी को, तो ये दोनों एनर्जी इक्वल होगी बेसिकली हमारे पास। दिस एनर्जी विल बेसिकली इक्वल टू दिस एनर्जी, ये दोनों हमारे पास बेसिकली इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है। यहाँ पे भी जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पे, कोई भी कंप्रेशन नहीं है। यहाँ पे भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, कोई कंप्रेशन नहीं है और कोई भी एनर्जी लॉस्ट नहीं हुआ इन बिटवीन, कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि t1 पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 पे काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वाई ये दोनों टर्म को आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे से। बट t1 प्लस डेल्टा t1 के काइनेटिक एनर्जी को आप इन दोनों काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अलावा एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ इक्वेशन की बात करूँ, मतलब इक्वेट कर सकते हो कि नहीं, तो आपको इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही इक्वेट कर सकते हो, बीच वाले कोई भी काइनेटिक एनर्जीज को इक्वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जी में भी चली गई हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चली गई है तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। आप इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ इक्वेट कर सकते हो, बट सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज को नहीं कर सकते हो। तो ये बात इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम की थी जो मैं स्प्रिंग के साथ कंसिडर किया। अभी हम एक सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने स्प्रिंग के केस में लिया था। अभी बेसिकली मैं एक दो बॉल लेता हूँ, ऐसा ये दोनों बॉल है, सपोज दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी, ऐसा मैं कंसिडर किया हूँ। दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। और सिमिलर सिचुएशन है कि ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली v1 है, बी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ v2 है, और v1 बेसिकली ग्रेटर देन v2 है। मैं सेम उसी एग्जांपल को कंसिडर किया हूँ, बस बॉडी को चेंज किया हूँ। ये दोनों क्या है, मैंने ए और बी को एक बॉल लिया है और इन दोनों बॉल जो बॉडीज से बनी है उस बॉडीज़ की मैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हुए आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कंडीशंस को बताऊंगा कि आप कैसे उसको देखोगे, मतलब किस नज़रिए से देखोगे, कैसे अप्रोच करोगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और बाकी के केसेस बिल्कुल सेम है कि v1 वेलोसिटी एक ही है जो कि ज़्यादा है v1 पहले v2 से। तो ये ज़्यादा होने के, चलो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो इनिशियली जब v1 वेलोसिटी ज़्यादा है v2 वेलोसिटी से, तो क्या है, a जो है वो b की तरफ जाएगा, मतलब सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा ये बी के, जैसा मैंने बताया था वहाँ पे टाइम t1 पे कांटेक्ट में है रियर एंड ऑफ द स्प्रिंग के। तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट पे आएगा इस सरफेस के, बी के सरफेस पे जो कि रियर एंड पे है। कांटेक्ट के आने के बाद क्योंकि अभी भी v1 की वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी v2 की वेलोसिटी से, मतलब va विल बी ग्रेटर देन vb, तो क्या होगा, उसको थोड़ा ऐसे कंप्रेस करेगा। तो जो सरफेस है एक दूसरे की डिफॉर्म होगी, ए की भी सरफेस डिफॉर्म होगी, बी की भी सरफेस डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म होते होते जब तक ए की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी बी की वेलोसिटी से, ऐसा तब तक डिफॉर्मेशन होगा, तब तक एक दूसरे को धक्का देगा, मतलब प्रेस करेगा वो जो बॉडी एट द सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे एक दूसरे को प्रेस करेगा। तो इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास ए और बी की, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², और वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्रेशन होगा क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस बॉडीज़ की जो बॉडी डिफॉर्म करेगा वो डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो धीरे धीरे, और वो अगेन कहाँ तक कन्वर्ट होगी, जब तक कि मैक्सिमम कंप्रेशन ना हो जाए। मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ तक होगा, जहाँ पे उन दोनों की वेलोसिटीज इक्वल ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे कंप्रेशन होगा
वैसे वैसे फोर्सेस भी डेवलप होंगी, तो फोर्सेस डेवलप होंगी तो ए को रोकेगा और बी को बढ़ाएगा, तो क्या होगा, सिमिलर वैसा ही सिचुएशन आएगा कि दोनों की वेलोसिटीज़ एक हो जाएगी। अब जहाँ पे दोनों की वेलोसिटीज़ एक हो जाएगी, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी, जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों हो जाएगा, क्योंकि वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलास्टिक या डिफॉर्मेशन एनर्जी में स्टोर हो गया इस बॉडी के। तो वहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि जब तक दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपने पास मिनिमम होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है बेसिकली वो स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो कि डिफॉर्म हो गई है। अब वहाँ से डिफॉर्मेशन की बाद से एक्चुअल में पिक्चर शुरू होती है, जो कि आप देखोगे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बोल लो, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक बोल लो, पार्शियल इन इलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक बोल लो, ऐसा दोनों ही बोल सकते हो, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक, एक ही बात है। तो ये तीन केस इसके बाद बेसिकली अराइज होता है कि आपने मैक्सिमम डिफॉर्म तो कर दिया जो भी इनिशियल कंडीशंस लिए थे उसके तहत। अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद जो पार्टिकल इलास्टिक होगा वो अपना टोटली ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, ए बी और बी बी, क्योंकि इलास्टिक बेसिकली दोनों ही होगा, ए बी बी बी। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो दोनों ही अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगे। तो क्या होगा, v1 की वेलोसिटी मतलब va की जो वेलोसिटी है वो कम होने लगेगी और vb की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। एक टाइम आएगा जब दोनों ही बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, तो दोनों ही ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। पहला केस में ओरिजिनल शेप कंप्लीटली रीगेन हो जाएगा, ए का भी और बी का भी। तो फाइनल वेलोसिटीज अगर आप मानोगे v1 डैश और v2 डैश, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में। दैट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। सीधा ये हो जाएगा। और मोमेंटम तो कंजर्व होगा तीनों ही केस में, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे तो m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 होगा आपके पास, एंड दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस ऑफ m2 v2 डैश, ये लिख दोगे। तो ये पहला केस में होगा जब इलास्टिक होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन कर लोगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद वापस से रीगेन कर लेगा अपना शेप, तो वेलोसिटी v1 डैश v2 डैश हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से इक्वल हो जाएगा। बट इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, इन इलास्टिक के केस में मैक्सिमम कंप्रेशन तक तो आएगा, वहाँ तक आने से कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि वी ए जो है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो बेसिकली बड़ी है वेलोसिटी ऑफ बी से, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तक तो आएगा। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, वो वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि पार्टिकल क्या है, जो ए और बी का जो पार्टिकल है वो बेसिकली परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक है तो रीगेन करने की इसके पास ताकत नहीं है, मतलब रीगेन नहीं कर सकता, ये अनेबल टू डू रीगेन ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब ओरिजिनल शेप पे वापस ये जा ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तक ही ये रह जाएगा। मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जीज की हाफ m1 v1 स्क्वायर थी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर थी, वो कम होके कितना हो जाएगा, वो कम होके हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मैंने यहाँ पे बताया कि va इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा हमारे पास। और जब इस केस में, इन इलास्टिक के केस में va इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा, तो उसके बाद वो थोड़ा भी खुल नहीं पाएगा, थोड़ा भी रीगेन नहीं कर पाएगा ओरिजिनल शेप को, वैसे ही रह जाएगा वो। तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ फिर मूव करेगा, दैट इज v वेलोसिटी के साथ। तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गया, किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ए और बी बॉडी के। तो लॉस्ट हो गया, तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर रह गया, जो कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर से कम है। ये इससे बेसिकली कम है, दिस इज मोर, ये मोर है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हुआ सेकेंड केस में। बट मोमेंटम अभी भी कंजर्व होगा, मोमेंटम को कंजर्व होने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 को मैं बोलूँ, दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ये अभी भी वैलिड है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, बट काइनेटिक एनर्जी अभी लॉस्ट हो गया सेकेंड केस में। वहीं आप अगर थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या है, पार्शियली इलास्टिक है वो, दैट इज़ व्हाट, पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक है मतलब क्या, कि मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा वो, जहाँ पे वेलोसिटीज इक्वल हो जाएगी, वी इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, वहाँ तक जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा अपना शेप ये रीगेन करेगा, ऐसा थोड़ा सा रीगेन करेगा, बट पूरा रीगेन नहीं करेगा जो पहले इलास्टिक में था, और पूरा लॉस भी नहीं करेगा जैसे इन इलास्टिक में था, दोनों के बीच में रहेगा। थोड़ा सा अपना इनिशियल शेप वो गेन कर लेगा। तो थोड़ा सा इनिशियल शेप गेन कर लेगा मतलब क्या, कि इन इलास्टिक जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगा और इलास्टिक जितना काइनेटिक एनर्जी रखेगा भी नहीं, मतलब इक्वल नहीं रखेगा काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, दैट इज के आई माइनस ऑफ के एफ। दिस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना काइनेटिक एनर्जी बेसिकली लॉस करेगा वो। तो इसको आप कैसे निकालोगे,
तो समझ लो कि ए और बी की यहाँ पे जब उसने रीगेन किया पोजीशन तो दोनों की वेलोसिटीज़ अलग अलग हो जाएगी। अभी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। सेम कहाँ रहेगी? जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहाँ तक ही सेम रहेगी। बट जैसे ही अभी थोड़ा सा उसने ओरिजिनल शेप गेन किया तो अभी वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 डबल डैश मान लिया, इसकी वेलोसिटी v2 डबल डैश मान लिया, क्योंकि v1 डैश v2 डैश मैंने पहले ही मान चुका है। तो यहाँ पे v1 डबल डैश माना, v2 डबल डैश माना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? वेल हाफ m1 v1 स्क्वायर थी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर थी, हमें पहले से पता है। और अभी कितना हो गया? अभी हो गया हाफ m1 v1 डबल डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डबल डैश स्क्वायर हो गया। तो दिस माइनस दिस करोगे तो इन इलास्टिक जितनी लॉस नहीं हुई है काइनेटिक एनर्जी, तो उसका डिफरेंस इन इलास्टिक जितना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसने थोड़ा गेन भी किया है, सारा ही काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं कर दिया और बॉडी थोड़ा सा अपना शेप रीगेन किया, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी भी इसने रीगेन किया क्योंकि बॉडी ने थोड़ा सा शेप रीगेन किया है। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा के ई लॉस आप ऐसे निकालोगे, के आई माइनस ऑफ के एफ। और दूसरी बात जो मोमेंटम की है वो तो सेम ही है। मोमेंटम हमेशा तीनों ही केस में मोमेंटम कंजर्वेशन है, बिकॉज तीनों ही केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 इनिशियली होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? m1 v1 डबल डैश प्लस m2 v2 डबल डैश। तो ये तीन केस मैं डिस्कस करना चाहता था, यहाँ से आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलास्टिक में क्या है? फुल्ली रिकवर कर लिया आपने शेप को, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और जहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वहाँ पे जहाँ पे उसने मैक्सिमम कंप्रेशन किया है, जहाँ पे बॉडी ने सबसे ज़्यादा अपने शेप को बिगाड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हुआ है दोनों का शेप, वो बेसिकली मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला पोजीशन है। और इन इलास्टिक में क्या होगा? एक बार बॉडी ने डिफॉर्म कर लिया, वो सबसे डिफॉर्मेशन वाले कंडीशन पे आ गया जहाँ पे बॉडी सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हुई है, उसके बाद वो गेन कर ही नहीं सकता। और वहाँ तक भी डिफॉर्म क्यों किया? क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी से ज़्यादा थी। दोनों की वेलोसिटी में कंपैरिजन में पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए बॉडी क्या किया? धीरे 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 डिफॉर्म हुआ वहाँ तक, उसके बाद इक्वल वेलोसिटी गेन कर ली, फिर उसी के साथ जाने लगा वो, क्योंकि अब वो वापस से थोड़ा सा भी अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकता। तो वो इन इलास्टिक था। थर्ड क्या था? पार्शियल इलास्टिक। उसी केस में आप देखो थोड़ा सा उसने गेन किया जस्ट ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को, बट पूरी तरीके से गेन नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुआ, बट इन इलास्टिक जितना लॉस नहीं हुआ। तो ये तीन बेसिकली केस था यहाँ पे, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहता था, मैंने बता दिया। तो गाइज यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अभी ये लेक्चर में कुछ टॉपिक्स बाकी रहते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली थ्योरेटिकल लेक्चर्स खत्म हो जाएगी इस चैप्टर 9 के एच.सी. वर्मा से, जो कि सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। तो गाइज आप फिर से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये वाला लेक्चर आप देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस आएगी, आप खुद से कर पाओगे उसको बिना मेरे हेल्प के। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।